मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप जनरली घर पे कई बार एक्टिविटी देखते हो, कई इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस होते हैं। जब आप उनको रन करते हो, उनको चलाते हो इलेक्ट्रिसिटी से, यानी कि करंट पास करवाते हो जब उनमें से, तो कुछ टाइम के बाद वो गर्म हो जाते हैं। जैसे आपका इवन स्विच जो घर पे होता है वो भी कुछ यूज़ के बाद वो भी गर्म हो जाता है। आप घर पे ट्रिमिंग मशीन यूज करते हो, वो भी गर्म हो जाती है। मिक्सी यूज करते हो, वो भी गर्म हो जाती है। या बहुत सारी ऐसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जो करंट पास लार्ज टाइम तक करंट पास करने की वजह से जो है हीटअप हो जाती है। जैसे बल्ब, अगर आप देखो पुराने जो बल्ब होते थे, उनका जो फिलामेंट होता था, जब उसमें से करंट पास करवाते हैं वो गर्म हो जाता है। ऐसी एलईडी लाइट है, वो भी गर्म हो जाती है। इवन आप मोबाइल जब चार्ज करते हो, मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करते हो, एक्सेसिव यूज़ करते हो, तो मोबाइल जो है बैक साइड से बिल्कुल हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। ऐसे ही आपका मोबाइल चार्जर भी गर्म हो जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि वहाँ पर हीट प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, क्या प्रोड्यूस हुई है? हीट। और हीट किस वजह से प्रोड्यूस हुई है? करंट पास करने की वजह से। तो यहाँ पर हम हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन ए कंडक्टर ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट through it is called heating effect of current। तो हीट किस वजह से प्रोड्यूस होती है? एक्चुअली मेटालिक कंडक्टर्स के अंदर हमें पता है लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हैं, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का एक सोर्स लगा दें तो इलेक्ट्रॉन जो वो ड्रिफ्ट करना शुरू कर देंगे। मान लो कोई भी कंडक्टर हमारे पास है और इस कंडक्टर के अक्रॉस हम क्या लगाते हैं? कोई भी सोर्स लगा देते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। इधर नेगेटिव आ जाएगा, इधर पॉजिटिव आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो जब ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो कोलाइड करते हैं एटम्स और आयंस के साथ। जो बीच में एटम या आयन आते हैं, इनके साथ क्या कर देंगे? कोलाइड करेंगे। और जब कोलिजन होगा तो इनकी एनर्जी का कुछ पार्ट जो वो हीट की फॉर्म में क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। मीनिंग जब भी कोलिजन होगा, इसका मीनिंग फ्रिक्शन हुआ, और जब भी कहीं पे फ्रिक्शन होता है तो वहाँ पे एक तरह की क्या जनरेट होती है? हीट जनरेट होती है। या हम ये भी कह सकते हैं, जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और इलेक्ट्रॉन जब लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेंगे तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। तो बॉडी का जो कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो करंट पास करने की वजह से जब किसी कंडक्टर के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है तो इस इफेक्ट को बोलते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की हमारे पास है। तो सबसे पहले जो हीट जो प्रोड्यूस होगी, उससे पहले हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। जब करंट किसी कंडक्टर में से फ्लो करता है तो हमें एक फार्मूला पता है। जब कोई भी कंडक्टर हमारे पास है, अगर उसके क्रॉस V वोल्ट की हम बैटरी लगाते हैं, ठीक है, और करंट I उसमें से पास होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो दो एंड के बीच में सेटअप होता है उसका फार्मूला भी हम कर चुके हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला हम कर चुके हैं। स्टार्टिंग की वीडियोज़ में आपको बताया गया वर्क डिवाइड बाई चार्ज, यानी कि चार्ज को मूव करवाने के लिए कितना वर्क करना पड़ता है। सिंपल फार्मूला हम राइट करते हैं, V से अगर लिखें इसको तो W डिवाइड बाई Q। अब अगर वर्क डन निकाल ले हम, वर्क डन कितना आएगा? Q इंटू V, इतना वर्क डन आता है। और अगर यहीं पे
हम ये अब ये जो वर्क डन होता है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। भी बैटरी कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगी क्यू चार्ज को मूव करवाने के लिए वी वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर, हम ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ से जो हमारा अगर हम करंट मान लो सर्किट में से इसमें से कंडक्टर में से करंट हमने आई पास किया है कितने टाइम के लिए, टी टाइम के लिए, तो आई का फॉर्मूला भी हमारे पास है क्यू डिवाइड बाई टी जो है वो हमारे पास आई होता है। तो क्यू को हम राइट कर सकते हैं क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। अगर टी टाइम के लिए हम करंट पास करते हैं तो कितना चार्ज पास होगा, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज पास होगा। तो वर्क डन जो आया ये वर्क डन कितना आएगा हमारे पास, क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, क्यू की वैल्यू आई टी हो जाएगी और वी हमारे पास है यहाँ पे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वी आई इंटू टी, ये राइट कर सकते हैं। तो वर्क डन जो आएगा, ये जो वर्क डन आएगा ये इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगी या हीट भी हो जाएगी। इलेक्ट्रिक एनर्जी लिखो या इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी, और हीट इलेक्ट्रिकल एनर्जी या हीट, यानी कि इतनी जो हीट है वो प्रोड्यूस होगी यहाँ पे। H जो आएगा दिस इज इक्वल टू वी आई टी, मीनिंग अगर किसी भी कंडक्टर में से आई करंट हम पास करते हैं टी टाइम के लिए और उसके क्रॉस कितना वोल्टेज लगाते हैं, वी वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं कंडक्टर के क्रॉस, तो जो हीट प्रोड्यूस होगी हीट इज इक्वल टू वी आई इंटू टी, ये हमारा फॉर्मूला आएगा। और भी एक्सप्रेशन हम ओम्स लॉ का यूज़ करके यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। अगर हम ओम्स लॉ लगाएं यहाँ पे, ओम्स लॉ हमें पता है वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। आर अगर कंडक्टर की रेजिस्टेंस है तब हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, तो वी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, वी की जगह आई आर पुट कर दो, तो आई आर आई इंटू टी, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। यानी कि हमारे पास हीट का जो फॉर्मूला आया है ये फॉर्मूला आ गया, दो फॉर्मूले हो गए हैं। फर्स्ट फॉर्मूला हो गया हमारा वी आई टी, सेकेंड फॉर्मूला हीट के लिए होगा आई स्क्वायर आर टी, और एक फॉर्मूला और हम वी और आई की फॉर्म में निकाल सकते हैं यहीं से। वी और आई की फॉर्म में वी आई की फॉर्म में ये हो गया, आई और आर की फॉर्म में ये हो गया, वी और आर की फॉर्म में हम निकाल सकते हैं ऊपर वाले रिलेशन से। अगर आई की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो वी और आर की टर्म में आ जाएगा। वी आई को लिख सकते हैं हम वी डिवाइड बाई आर, ओम्स लॉ से आ जाएगा ये भी, इंटू टी, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हीट का वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इंटू टी। अब देखो कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें कोई सीरीज सर्किट गिवन है, यानी कि रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन गिवन है सीरीज में, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है, तो करंट का इफेक्ट जो है वो रेजिस्टेंस को प्रेडोमिनेट करता है यहाँ पे। तो इसका मीनिंग हम जो है हीट के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी, तो सीरीज कम्बिनेशन के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जबकि पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज जो है वो सेम रहता है, पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है, सेम। तो पैरेलल के लिए हम जो है ये वाला फॉर्मूला प्रेफर करेंगे जब भी हमें हीट, किसी भी सर्किट के अंदर हीट फाइंड आउट करनी हो, कितनी हीट प्रोड्यूस होती है। सीरीज के लिए आई स्क्वायर आर टी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और पैरेलल के लिए हम यूज़ करेंगे वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इंटू टी वाला फॉर्मूला। तो कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार यहाँ पे हमें ये नज़र आ रहा है जैसे हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, और यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है हीट जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों ही डिफरेंट जो है सर्किट के लिए फॉर्मूले यूज होते हैं। रुडोल्फ जूल जो साइंटिस्ट था उसने हीटिंग इफेक्ट के ऊपर बेस्ड जो है अपना एक लॉ दिया है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जिसको बोलते हैं। उसने एक्सप्लेन किया है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट जो है किसी कंडक्टर के अंदर प्रोड्यूस होगी फॉर्मूला बेस्ड। तो सबसे पहला पॉइंट उसने उठाया है, हीट जो प्रोड्यूस होगी, अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर देखो किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी। सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट।
थ्रू द कंडक्टर कह सकते हो या थ्रू इट, यानी कि हीट जो आएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी जितना करंट पास हो रहा है उसके स्क्वायर के। फर्स्ट रिलेशन दे दिया। सेकंड रिलेशन दिया उसने, हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी टू द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी। और तीसरा जो उसने दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। for which the electric current flows through the conductor, यानी कि कंडक्टर में से जितने टाइम के लिए हीट जो करंट जो है वो पास होगा। तो तीन फैक्टर आ गए हैं, ठीक है। और तीनों फैक्टर को मिला करके जो है, अगर हम तीनों इक्वेशंस को मिला दें इनको, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा आई स्क्वायर आर टी, या डायरेक्टली को हटा के कॉन्स्टेंट लगाते हैं, और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है, के की वैल्यू जो है यहाँ पे 1 लेंगे हम। के कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं इसको हम, इसकी वैल्यू 1, तो ये आएगा आई स्क्वायर आर इंटू टी। मीनिंग ये हमारा जूल्स के अकॉर्डिंग वही फार्मूला आया है जो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए फाइंड आउट किया था। तो मीनिंग इतने जो है हीट जो है कंडक्टर के अंदर प्रोड्यूस हो जाएगी। इसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं। तो यूनिट अगर बात करें, यूनिट क्या आएगी, यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। तो एनर्जी की जो यूनिट होती है वही आएगी जूल, एसआई यूनिट जो है जूल होती है। तो जूल जो है वो एनर्जी की यूनिट हो जाएगी, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं जूल। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन गिवन है कुछ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की, या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे पास गिवन है। सबसे पहले अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखें, इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है, इलेक्ट्रिक हीटर घर पे होता है सभी के इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक आयरन होती है, प्रेस जिसको बोलते हो आप, इलेक्ट्रिक प्रेस। इलेक्ट्रिक प्रेस या इलेक्ट्रिक आयरन। वाटर हीटर, गीज़र लगा होता है घर पे, कुछ लोग रोड यूज़ करते हैं। वर्क ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये सारे के सारे जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर वर्क करते हैं। देखो जब भी हम इन सब एप्लियंसेस में से करंट पास करते हैं तो ये गर्म हो जाते हैं, हॉट हो जाते हैं गर्म होके, जिसका हम यूज़ करते हैं। तो ऐसा क्यों है, जबकि जो कनेक्शन होते हैं इलेक्ट्रिकल कनेक्शन वो गर्म नहीं होते। तो यहाँ पे हीट जो प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, हीट जो प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होती है। अब जो इनका जो हीटिंग फिलामेंट होता है, हीटिंग फिलामेंट, इनका जो फिलामेंट होता है वो एक एलॉय से मिलके बना होता है। आपने पढ़ा भी होगा, मैंने पहले करवाए थे, एलॉय निक्रोम से मिलके बना होता है। और इसकी जो रेजिस्टेंस है, निक्रोम की जो रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई होती है। अब रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगी तो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल हीटर या प्रेस जो हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रिक आयरन या गीज़र यूज़ करते हैं हम, उसका जो फिलामेंट होता है वो एलॉय से बना होता है, जो कि हम नाइक्रोम यूज़ करते हैं। क्योंकि नाइक्रोम एक एलॉय है और इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और हीट जो प्रोड्यूस होती है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो इसलिए ये जो फिलामेंट है ये क्या हो जाता है, रेड हॉट हो जाता है। और जबकि कनेक्टिंग वायर जो है वो कॉपर या एल्यूमिनियम से बनाई जाती है। कनेक्टिंग वायर किस चीज़ से बनी होती है,
कनेक्टिंग वायर, देखो वायर कोई भी वायर यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन देने के लिए उसको, तो वो इलेक्ट्रिक वायर जो है वो या तो हम कॉपर की यूज़ करते हैं Cu, या एल्यूमिनियम की यूज़ करते हैं Al, जो कि कंडक्टर है, इनकी रेजिस्टेंस कम है इसलिए इनके अंदर हीट जो है वो कम प्रोड्यूस होगी, इसलिए रेड हॉट नहीं होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बना है भी, जो हीटर या जो इलेक्ट्रिक आयरन या वाटर हीटर जो होते हैं उनका जो फिलामेंट होता है वो रेड हॉट हो जाता है जब उसमें से करंट पास करते हैं, जबकि कनेक्टिंग वायर जो है रेड हॉट नहीं होती है। क्यों नहीं होती? इसका आंसर यही है, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। हीटिंग फिलामेंट जो होता है वो नाइक्रोम का बना होता है, जो कि एक एलॉय है जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो हीट भी क्या होगी, ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। जबकि कनेक्टिंग वायर जो होती है उनकी रेजिस्टेंस कम होती है, क्योंकि वो कंडक्टर है, कॉपर या एल्यूमिनियम की यूज़ करते हैं जनरली हम, इसलिए इनकी रेजिस्टेंस कम है और हीट बहुत कम प्रोड्यूस होती है, इसलिए वो रेड हॉट नहीं होती। तो सेकंड जो है हम करते हैं इसके बाद, इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का केस लेते हैं। इलेक्ट्रिक के बल्ब के जो फिलामेंट में से हम जो है करंट पास करते हैं तो वो ग्लो करने लग जाता है। थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, यानी कि बल्ब का जो फिलामेंट है जब उसमें से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो ग्लो करने लग जाता है। क्यों ग्लो करता है? देखो आपने देखा भी होगा एक बल्ब जो होता है इलेक्ट्रिक बल्ब, तो यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट होती है और दो वायर ऐसे, दो वायर निकली होती हैं इसमें से, और एक बीच में अरेंजमेंट होती है, ये वायर ऐसे साइड में, और दो वायर यहाँ पे लगी होती है, और यहाँ पे बीच में फिलामेंट लगा होता है ऐसे इनको, जो इनको कनेक्ट करता है, और एक गैस इसके अंदर जो इनर्ट गैस फिलअप होती है यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब जो है आर्गोन या नाइट्रोजन गैस का जनरली यहाँ पे यूज करते हैं। तो नाइट्रोजन और आर्गोन यूज कर सकते हैं, ये गैस हम यहाँ पे यूज करते हैं बल्ब के फिलामेंट, बल्ब के अंदर जो ग्लास का बल्ब है इसके अंदर। तो मीनिंग जब हम, एक तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, ये जो फिलामेंट होता है ये किस चीज़ का बना होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है, तो फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन। अब क्वेश्चन आता है फिलामेंट टंगस्टन से ही क्यों बनाया जाता है? तो इम्पोर्टेंट क्या है इसका, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वाई द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। टंगस्टन से क्यों बनाते हैं इस फिलामेंट को हम? क्योंकि टंगस्टन की एक खास बात है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट पता समझते हो आप? मेल्टिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पे कोई चीज़ मेल्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, वो 3380 डिग्री सेल्सियस है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। तो इसका मीनिंग ये ईजिली ऑक्सीडाइज नहीं होता। जब इसमें से हम करंट पास करते हैं और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है तो ये ईजिली मेल्ट नहीं होता है, यानी कि इसका जो है ऑक्सीडेशन नहीं होता, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। और इसके अंदर गैस जो फिलअप होती है वो गैस कौन सी होती है फिर? नाइट्रोजन और आर्गन गैस। इनएक्टिव गैस बोलते हैं इनको हम, नाइट्रोजन और आर्गन को। फिलामेंट का लाइफ जो स्पैन है उसको इंक्रीज करने के लिए हम इन गैसेज को यूज़ करते हैं। अब देखो जो फिलामेंट है उसकी रेजिस्टेंस जो है वो बहुत हाई होती है, इसका मीनिंग करंट जब हम पास करेंगे तो लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी, और इस लार्ज हीट की वजह से जो बल्ब का फिलामेंट है वो वाइट हॉट हो जाता है, और फिलामेंट जो है वो क्या प्रोड्यूस करेगा या क्या एमिट करेगा? लाइट और हीट दोनों प्रोड्यूस करता है। तो मेन जो क्वेश्चन यहाँ से था, हम टंगस्टन का ही क्यों बनाते हैं फिलामेंट? क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत हाई होता है, ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फिलामेंट बना किस मटेरियल का होता है? किस मटेरियल का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। और सेकंड, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के ऊपर वर्क करता है। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज भी इसी के ऊपर वर्क करता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज इन द इलेक्ट्रिक सर्किट।
आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्यूज़ अलग अलग के स्टाइल के हम जो है फ्यूज़ यूज करते हैं। आपके घर पे जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है वो आप यूज़ करते हो, मेन सप्लाई जो घर की आती है तो वहाँ पे फ्यूज़ लगा होता है आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज़। तो एक सेफ्टी डिवाइस होती है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या है? इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज ए सेफ्टी डिवाइस। सेफ्टी डिवाइस है ये, और इसको हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में। विद द इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट में इसको हम सीरीज के अंदर लगाते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि सीरीज में क्यों लगाते हैं और कौन से मटेरियल जो है हम इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के लिए यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं, मटेरियल फॉर इलेक्ट्रिक फ्यूज़, हम ज़्यादातर जो है आप देखते होंगे घर पे जो यूज करते हैं कॉपर वायर यूज कर लेते हैं, कॉपर थिन वायर ऑफ कॉपर, या फिर जो बेसिक मटेरियल यूज होता है वो हम यूज करते हैं टीन और लेड का जो है एलॉय यूज करते हैं। टीन और लेड जो होता है उसका एलॉय यूज किया जाता है। अब ये मटेरियल क्यों यूज करते हैं हम जो मटेरियल यूज करते हैं सबसे पहले तो उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो होना चाहिए। मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, कम होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि ईजिली जब भी लार्ज करंट इसमें से पास होगा तो वो जो है मेल्ट हो जाए ईजिली। क्योंकि जब लार्ज करंट पास होगा तो लार्ज हीट प्रोड्यूस होगी, और जब लार्ज हीट प्रोड्यूस होगी तो जिस पार्ट का सर्किट के अंदर मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है सबसे पहले वो मेल्ट हो जाएगा, और जब वो पार्ट मेल्ट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाएगा, यानी कि कोई करंट फर्दर उसमें सर्किट में से मूव नहीं करेगा। और इसकी वजह से हमारी कुछ इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस जो है, जो काफ़ी कॉस्टली एप्लायंसेस होती है, वो हमारी बर्न होने से बच जाती है। तो ये इलेक्ट्रिक हीटर का इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का यूज भी आ गया है। सबसे पहले किस मटेरियल के यूज़ होते हैं? टीन और लेड का एलॉय होता है, एक सेफ्टी डिवाइस है, मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो यूज किया जाता है इनका, और लाइव वायर के साथ ज़्यादातर हम इनको सीरीज में लगाते हैं। और नेक्स्ट जो है कैसे ये वर्क करते हैं, जब भी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो है सर्किट में से पास होगा तो वो करंट जो है इस फ्यूज़ वायर में से भी पास होगा, और जब ज़्यादा करंट पास होगा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और उस हीट की वजह से सबसे पहले फ्यूज़, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी लो रखा जाता है, क्योंकि ऐसे मटेरियल हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम है, तो और ये जो है फ्यूज़ मेल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कनेक्शन क्या हो जाएगा, ब्रेक। और फर्दर हमारी जैसे इलेक्ट्रिक, अगर हमारा कंप्यूटर लगा हुआ है, या फिर हमारे जो फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, ओवन लगा है या एसी लगा है, उनके इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है वो बर्न होने से क्या हो जाएंगे, बच जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का यूज़ है। और जबकि आप इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो और भी आपके जो कॉमन सर्किट होते हैं उनके अंदर भी फ्यूज़ लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ लगे होते हैं। जैसे आपका मान लो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के ऊपर आप जो कनेक्शन करने के लिए यूज करते हो, यूपीएस यूज करते हो आप, यूपीएस के पीछे जो है एक फ्यूज़ लगा होता है, ग्लास फ्यूज़, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो ग्लास फ्यूज़। या इवन आप कई बार एक्सटेंशन बोर्ड मार्केट से लेके आते हो, उन एक्सटेंशन बोर्ड के अंदर भी ये फ्यूज़ लगा होता है। तो हमें अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल जो एप्लायंसेस है उनको हीटिंग इफेक्ट से बचाना है, उनको बर्न होने से बचाना है, क्योंकि कई बार इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पास हो जाती है, तो हमें फ्यूज़ को लगाना पड़ेगा। तो एक टॉपिक और हमारा इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर का टॉपिक भी हम यहाँ से कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पावर जो होती है हमारी, जैसे आपने सिंपल मैकेनिकल पावर पढ़ी थी, वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो इलेक्ट्रिक पावर भी ऐसी है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन ए सर्किट पर यूनिट टाइम। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होएगा, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन ए सर्किट पर यूनिट टाइम।
यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी जो है सर्किट यूज करेगा या एनर्जी कंज्यूम करेगा, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक पावर। पावर को हम वर्क डन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम को भी हम पावर बोलते हैं। अगर हम वर्क डन, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इक्वल होता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टी टाइम में कितना होगा, तो पावर जो आई, पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाई टाइम आई है। तो अगर वर्क यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी डिवाइड बाई टाइम, या हीट डिवाइड बाई टाइम भी हम इसको राइट करते हैं। कई जगह पे हम इसको ये भी यूज़ करेंगे जहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है। तो पावर जो आएगा वर्क का या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फॉर्मूला था VIT था, डिवाइड बाई टी, टी से टी कैंसिल, तो पावर जो आएगा V इंटू आई, ये भी एक पावर का फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास। ऐसे ही अनदर फॉर्मूले हम पावर के निकाल सकते हैं, आई स्क्वायर, R भी हमारा फॉर्मूला आता है, या फिर पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर डिवाइड बाई R, ये भी हमारा पावर का फॉर्मूला आता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला पुट करते रहें तो हमारे पावर के डिफरेंट फॉर्मूले आ जाते हैं। अब यूनिट की बात करते हैं, यूनिट क्या होती है पावर की? यूनिट ऑफ पावर, यूनिट तो सेम ही रहेगी, जो हमने मैकेनिकल पावर की यूनिट की है वही हमारी इलेक्ट्रिकल पावर की भी यूनिट होती है। तो पावर की यूनिट होती है SI यूनिट, जो है वो वाट होती है, वाट जो है SI यूनिट है। तो पावर का जो हम यहाँ से यूनिट निकाल लेंगे वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। अगर हम पावर लेते हैं 1 वाट, तो 1 वाट कब आएगी? अगर पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ 1 वोल्ट का और उसकी वजह से कंडक्टर के अंदर करंट पास हो रहा हो कितना? 1 एम्पियर। यानी कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जो है लगाने से 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है सर्किट में से। तो 1 वाट जो आएगा, दिस इज इक्वल टू 1 वोल्ट एम्पियर। ऐसे हम राइट कर सकते हैं, या इसको हम अगर डिफ़ाइन करें तो डिफ़ाइन कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिक पावर इज सेड टू बी 1 वाट, इलेक्ट्रिक पावर is said to be 1 watt if 1 ampere current flows through a circuit having 1 volt of potential difference, यानी कि एक ऐसा सर्किट जिसमें से 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है, कब? अगर उसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया है? 1 वोल्ट का, तब उस सर्किट के अंदर जो पावर आएगी वो पावर कितनी आएगी? 1 वाट पावर होगी। यानी कि पावर जो है किसी भी सर्किट की 1 वाट बोलेंगे कब? अगर 1 एम्पियर करंट सर्किट में से मेंटेन करने के लिए 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमें वहाँ पे अप्लाई करना पड़े सर्किट के अक्रॉस। और अगर हम प्रैक्टिकल यूनिट की बात करें, हॉर्स पावर जो है HP से लिखते हैं इसको हम शॉर्ट में, हॉर्स पावर। तो HP या हॉर्स पावर जो है वो हमारी प्रैक्टिकल यूनिट होती है, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर। तो घर की सबमर्सिबल जो होता है उसकी जो मोटर होती है वो हॉर्स पावर में होती है। खेतों में जो सबमर्सिबल लगा हुआ है उसका जो मोटर होती है वो भी किस में होती है? हॉर्स पावर में होती है। तो 1 हॉर्स पावर जो है वो 746 वाट के इक्वल होता है। 1 हॉर्स पावर जो है वो 746 वाट के इक्वल होता है। तो आपने देखा होगा कि जो हमारे इवन जो हमारे क्या होते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं वो ऐसे होते हैं, 100 वाट का बल्ब है हमारा। तो इस चीज़ का क्या मीनिंग है? इस चीज़ का मीनिंग क्या मीनिंग है इस चीज़ का? अब देखो, पावर वर्क डिवाइड बाई टाइम, और वर्क अगर हमारे पास है 100 जूल और टाइम हमारी है 1 सेकेंड, यानी कि कोई भी एप्लियंसेस अगर 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है, कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है? 100 जूल। तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी? 100 वाट हो जाएगी। ऐसे किलो वाट होता है, किलो वाट, 1 किलो वाट। अब किलो वाट क्या है? 1000 वाट हो जाएगा। किलो मीनिंग 1000 यानी 10 की पावर 3 वाट।
ज़्यादातर हीटर की जो पावर होती है वो किलोवाट में होती है। घर का लोड जो मेजर किया जाता है वो भी किलोवाट में मेजर किया जाता है। एनर्जी मीटर होते हैं आपके, एनर्जी मीटर के अंदर जो है लोड जो होता है वो किलोवाट में मेजर किया जाता है। तो ऐसे ही हमारे पास पावर की और बड़ी यूनिट है मेगावाट। 1 मेगावाट 10⁶ वाट के इक्वल होता है। ऐसे ही गीगावाट होता है, गीगावाट। अब गीगावाट 10⁹ वाट के इक्वल होता है, 10⁹ वाट। तो ये हमारे कुछ जो है यूनिट्स आ गई है जो हम यूज करते हैं प्रैक्टिकली।